कल हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था। बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम है ये पता है? कितने? 9। कितने सिस्टम हैं? 9 सिस्टम हैं। याद भी हैं इनके नाम? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 9 तंत्र हैं। नाम तो याद हो ही गए। बस जय श्री राम। रुक जा। कल हमने किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम सुना है ये? यूँ कह दो कल बताया तो था सर। मानव पाचन तंत्र, क्या बोलते हैं? मानव पाचन तंत्र। ये पीछे कई बच्चे जो है ना, अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं बेटा, इन पर खास ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये रास्ता भटक सकते हैं। ये है अपना पेज नंबर 107। बुक में कहाँ पर है? पेज नंबर 107, चैप्टर नंबर 8। तुम्हारी हरकतें अभी देख रहा हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मानव पाचन तंत्र की बात करें तो इसका एक ही काम है। जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो उस भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट को हमारा शरीर डायरेक्ट ऐसे कैसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। ऐसे कैसे क्या है? यूटिलाइज नहीं कर सकता। जैसे आपने रोटी खाई तो रोटी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको हमारा शरीर एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकता। यानी जो हम खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड। क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हम लोग कह सकते हैं जटिल भोजन, या हम लोग कह सकते हैं जो हम खाना खाते हैं वो वास्तव में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको हमारा शरीर एज इट इज कंज्यूम नहीं करता। क्लियर बेटा? फिर जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पाचन तंत्र है, इसका काम यही है, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है। इसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है, या हम लोग कह सकते हैं इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी इसको सरल रूप में कन्वर्ट करता है, या हम लोग कह सकते हैं इसको सरल भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, यही कहलाता है पाचन। तो पाचन का मतलब यही होता है, डाइजेशन का मतलब यही होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड। और सिंपलर फूड वो फूड जिसको हमारी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम करती है, यूटिलाइज करती है। कॉम्प्लेक्स फूड वो फूड जिसको हमारी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकती। हमारे शरीर का सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ हमने जैसे रोटी खाई तो उस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर पाएगा। इस कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र के द्वारा ग्लूकोज में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज को हमारा शरीर एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है।
आपने रोटी खाई, उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होता। सबसे पहले वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन तंत्र के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होगा और फिर ब्लड के द्वारा ये कोशिकाओं तक पहुंचेगा और कोशिकाएं फिर इसको कंज्यूम करेंगी, इसको यूटिलाइज करेंगी और जिससे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं अपने एक्सटर्नल वर्क के लिए और इंटरनल फंक्शन के लिए, क्योंकि हार्ट काम कर रहा लगातार, उसको भी एनर्जी चाहिए, किडनी काम कर रही है लगातार, उसको भी एनर्जी चाहिए, लंग्स काम कर रहे हैं लगातार, उसको भी एनर्जी चाहिए। जितना हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है ना बेटा, उसका 60% तो हमारी बॉडी इंटरनल फंक्शन के लिए यूज करती है। जो हम ये बाह्य काम करते ना, बोलते हैं शरीर टूट गया, इतना काम कर दिया, आग लगा दी, फलाना कर दिया, ढगड़ा कर दिया, इसमें केवल हमारे शरीर की 40% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी तो हमारा शरीर अपने इंटरनल फंक्शन के लिए यूज करता है, लगभग उसका 60%। तुम खुद देखो, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंटरनल फंक्शन में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम बाह्य काम करना बंद कर देते हैं। हमारा शरीर हमें स्वार्थी बनाता है, हमारा शरीर हमें स्वार्थी बनाता है और बोलते हैं इंसान का या किसी भी जीव का स्वार्थी होना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये प्रकृति का व्यवहार है। ये प्रकृति का क्या है? व्यवहार है। क्योंकि किसी भी जीव का पहला धर्म बनता है अपने आप को सुरक्षित रखना। अपने आप को क्या है? सुरक्षित रखना। यही कारण है जब हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है ना, तो हमारे शरीर के अंग अपने काम को पूरा करने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं। फिर जो बची हुई एनर्जी है ना, वही हम बाह्य कामों में यूज करते हैं। और इसी कारण तो एक बीमार इंसान एक्सटर्नल फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि सबको पता है जो उसका शरीर एनर्जी बना रहा है, उस एनर्जी का सबसे ज्यादा यूटिलाइज तो स्वयं उसका शरीर ही कर रहा है। जब वो शरीर के अंग सारे ठीक से काम करना शुरू कर देंगे, फिर जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी से हम बाह्य काम करने में सक्षम होते बेटा। तो नो डाउट इंसान का स्वार्थी होना ये कोई भी एक डिसक्वालिटी नहीं है, ये एक क्वालिटीज है। भेदभाव और स्वार्थी दोनों में दिन रात का अंतर होता है। ये कोई भी जीव है, सबका पहला धर्म यही होता है, अपने आप को सुरक्षित रखना। अपने आप को क्या करना? सुरक्षित रखना। आप खुद देखो ना बेटा, मान लो जौन से हिस्से पर चोट लगी हुई है शरीर के अंदर, तुम खुद भी और स्वयं वो शरीर का अंग भी अपने आप को किसी दूसरे से टकराने से बचाने का काम करता है। अब जैसे मेरी ये टांग है, लेफ्ट लेग जो है, इसमें यहाँ पर थाई में जैसे रोड डली हुई है, एक बाथरूम में जैसे स्लिप हो गया, तो मेरा जो ये पैर है ना, ये हमेशा ज्यादा वजन लेने से कतराता है। ज्यादा वजन लेने से क्या है? कतराता है। जब इंसान चलता है तो एक बार इस पैर पर, एक बार इस पैर पर, तो पूरे शरीर का जो वजन है ना, एक बार इस पैर पर पूरा जाता है और एक बार इस पैर पर पूरा जाता है। तो इसलिए मेरे में हल्की लिम्पिंग का कारण भी तो यही है। जैसे ही मैं इस पैर को रखता हूँ और पूरे शरीर का वजन देता हूँ, तो ये वजन लेने से क्या मना करता है, और इस कारण फटाक से इस पैर को उठाकर मैं क्या ये पैर रखता हूँ। ये सब करते हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है जिसको बाई चांस चोट लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है, देखो ये मेरा पैर भी अपने आप को सही बनाए रखने के लिए स्वार्थीपना दिखा रहा है, ये भी अपने आप को पूरा बनाए रखने के लिए पूरा वेट नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों, इसमें नो डाउट जो स्वार्थी होना एक अलग कंसेप्ट है और बेईमान होना और भेदभाव होना ये एक अलग कंसेप्ट है। ये क्या है? एक अलग कंसेप्ट है। तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को बनाए रखना जरूरी है, और ये हमारे शरीर के अंग हमें सबसे अच्छा सिखाते हैं। जिस उंगली में चोट लगी हुई होती है ना, हमेशा वो उंगली अपने आप को बचाए रखती है किसी भी चीज से टकराने से। चाहे आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिकली वो उंगली क्या होगी? अपने आप को जरूर बचा लेती है। तो यही हमें सिखाता है हमारे शरीर के अंग। तो स्वार्थी होना एक डिसक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो दूसरे को हानिकारक हो
वो गलत होता है। क्या होता है बेटा? वो गलत होता है। हर इंसान के अपने आप को बचाए रखने की वो है। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर ऐसे कैसे यूटिलाइज नहीं कर पाता, ये कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी में ग्लूकोज में, और इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब जैसे मान लो आपने मेरे बच्चों पनीर खाया, अब पनीर में तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, और आप लोग जानते हैं जो पनीर के अंदर वो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमारा शरीर डायरेक्ट एज इट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में, क्योंकि उसी एमिनो एसिड को हमारा शरीर यूटिलाइज करता है। तो वो प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल जिसको कहा जाता है। तो जो हम लोगों ने दाल खाई, दाल में जो प्रोटीन था उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकती, पाचन तंत्र के अंदर वो प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड के अंदर, इसको हमारी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती है। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फूड है, और आप लोग एमिनो एसिड एक सिंपलर फूड है जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। फिर नंबर 3, जैसे आप लोग जानते हैं फैट, मान लो आपने घी खाया, तो जो आपने घी खाया उसके अंदर आप लोग जानते हैं फैट है, तो इस फैट को भी हमारा शरीर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता, ये फैट भी कन्वर्ट होगा किसमें? सिंपलर फूड में, और इस फैट का सिंपलर फॉर्म कहा जाता है फैटी एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फैटी एसिड। क्या कहा जाता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं वसीय अम्ल, फैटी एसिड जिसको कहा जाता है वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? वसीय अम्ल कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स फूड और ये है सिंपलर फूड, इसको हमारा शरीर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता, इसको हमारा शरीर डायरेक्ट कंज्यूम करता है। हम बाहर से लेते हैं इसको इस फॉर्म में, और हमारा पाचन तंत्र इसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म के अंदर। क्लियर हुआ? अरे जल्दी बोल दो। थारा के सांप सा लड़ रहा है, जवाब दे दिया करो। ज्यादा सन्नाटा भी हानिकारक होता है, ज्यादा सन्नाटा भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, चाहे कितना भी उसके पास सुविधाएं हों। बात समझ में आई? तो इसलिए जब जवाब मांगा जाए तो जवाब देना जरूरी है, नहीं तो हलक में लट देगा जवाब लेंगे, जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि फिर पेपर में नहीं जवाब दे पाओगे बेटा। इस ब्रेन की एक नेचुरल हैबिट बनानी है, और नेचुरल हैबिट ये है कि जब टीचर आपसे जवाब ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए, चाहे वो जवाब सही है चाहे वो जवाब गलत है। इससे हमारे ब्रेन का एक हैबिट बनता है, और वो हैबिट बनता है जवाब देने की। इंटरव्यू में बड़ा काम आता है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, और सबसे बड़ा काम करता है ये आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस का, यानी आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो जाएगी हाजिर जवाब होना, चाहे आपका जवाब सही है चाहे गलत है। तो जब आप सोसाइटी में खड़े होगे ना, कहीं पर भी कोई बातचीत चल रही होगी, चाहे आपको उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, बीच में कूद पड़ो और अपनी बातें शुरू कर दो। फिर सामने वाला कहेगा ना भाई तू गलत कर रहा है, भाई ठीक बता दे, गुस्सा नहीं करना होता, भाई ठीक बता दे, गलत कर रहा हूं ना तो ठीक बता दे, ठीक क्या होगा। लेकिन अपना जवाब देने की हैबिट बेटा जरूर होनी चाहिए, पेपर में काम आती है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स फूड है। प्रोटीन कैसा है? कॉम्प्लेक्स फूड है। फैट कैसा है? कॉम्प्लेक्स फूड है। ग्लूकोज कैसा? सिंपलर फूड है। एमिनो एसिड कैसा? सिंपलर फूड है। फैटी एसिड कैसा? सिंपलर फूड है। पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदलता है? एमिनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? फैटी एसिड में। और इसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। लेकिन देखो ऐसे थोड़ी है भाई, रोटी खाई और फटाक से ग्लूकोज में बदल गई, प्रोसेस में जाएगी, और जब प्रोसेस में जाएगी तो वहां कोई ना कोई तो बॉडी में ऐसे केमिकल होंगे जो इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में। जैसे आपने फटाक से
चाय पानी में चाय पत्ती डाली तो फटाक से पानी का रंग कोक जैसा हो गया, कोका कोला हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। इसका मतलब उसके अंदर जो केमिकल थे पानी में डालते ही जैसे उन केमिकल को हमने गर्म किया, केमिकल रिएक्शंस हुई और उनसे केमिकल निकले और उन केमिकल ने उसको कलर चेंज कर दिया। अदरवाइज तुम ठंडे पानी में चाय की पत्ती डाल देना, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता। ज़्यादातर कब चेंज होना शुरू होता है? जब उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में सीधा एसिडिज थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ केमिकल काम करेंगे। अब बन गया यहाँ से क्वेश्चन, उन्हीं केमिकल का नाम होता है एंजाइम। उन्हीं केमिकल का नाम क्या होता है बेटा? एंजाइम। ये अब एक वर्ड आ गया, उन्हीं केमिकल का नाम होता है एंजाइम। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदलने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। या क्वेश्चन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने वाले केमिकल्स को क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। इन्हीं एंजाइम को कई बार हिंदी सेक्शन में लिखा होता है किण्वक। क्या लिखा होता है? किण्वक। तो एंजाइम का भी मतलब वही है और किण्वक का मतलब भी वही है, याद रह जाएगा। फिर जो ये एंजाइम होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन के। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है भाई, जो ये एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। फिर भाई ये बॉडी के अंदर काम तो क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। भाई कैसे सहायता करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ले आते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से कंज्यूम कर ले, उसको उपयोग कर ले, उसका यूटिलाइजेशन कर ले। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये एंजाइम काम करते हैं कैटालिस्ट की तरह। एक नया वर्ड यूज करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है ये एंजाइम कैसे काम करते हैं? तो एंजाइम काम करते हैं बायो कैटालिस्ट की तरह। जो एंजाइम है, एंजाइम कैसे काम करते हैं? बायो कैटालिस्ट की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक। अब ये पता होना चाहिए भाई कैटालिस्ट किसको बोलते हैं? एंजाइम को बोलते हैं। लेकिन फिर इसको कैटालिस्ट की पहचान क्या है? तो कैटालिस्ट की जो पहचान है वो ये होती है, जिन पर इनको अप्लाई किया जाता है उसके कन्वर्जन प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, तेज कर देंगे, लेकिन इनके स्वयं के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। चलो जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे बच्चों दूध को दही में बदलना। दूध को किस में बदलना? दही में बदलना। अगर जो हम दूध के अंदर खट्टा नहीं डालेंगे, दूध के अंदर क्या नहीं डालेंगे? खट्टा नहीं डालेंगे, तो दूध से दही बनने का प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा। अगर जो हम उसमें खट्टा डाल देंगे तो दूध से दही 3-4 घंटे में ही कन्वर्ट हो जाएगी दही में। रहना जवाब दो। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने ये खट्टा डाला था ना बेटा, इसने दूध से दही बनने की प्रक्रिया को फास्ट कर दिया। इसने दूध के गुणों में बदलाव किया है, इसने अपने स्वयं के गुणों में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे ही केमिकल को हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। यानी कैटालिस्ट की पहचान यही होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, जो कार्य होने की प्रक्रिया को फास्ट कर दे, और जिस पर उनको अप्लाई किया जा रहा है ना मेरे बच्चों, उसका क्या है? केमिकल ही चेंज, स्ट्रक्चर चेंज कर दे, और जो वो स्वयं के स्ट्रक्चर में है उसमें कोई बदलाव ना हो। जैसे भाई दूध है, दूध में थोड़ी सी लस्सी खट्टा डाला तो तुम लोग देखो दूध दही में बदल गया। बदल गया नहीं बदल गया? दूध के गुण बदल गए, और तुम्हें ये पता चल गया कि दूध से दही बनना भी फास्ट प्रोसेस हो गया। लेकिन वो खट्टा तो पहले भी खट्टा था और बाद में भी खट्टा था, उसके तो स्वयं के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ।
तो ऐसे केमिकल का नाम होता है कैटालिस्ट। क्या होता है? कैटालिस्ट। तो जो ये एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर में एक प्रकार कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। अब जैसे हमारी लार है, हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन या एमाइलेज। अब जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, जब हम रोटी खाते हैं दांतों से चबाते हैं, जीभ से पलटते हैं, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा लार उसमें मिक्स होती रहती है, उस लार में ये केमिकल निकलता रहता है और ये केमिकल उस रोटी के अंदर मिक्स होता रहता है और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप लोग कह सकते हैं माल्टोज या ग्लूकोज में बदलता रहता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। लेकिन जो टाइलिन है उसका तो अपना स्ट्रक्चर वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसने कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया। अब जैसे आप लोग जानते हैं हमारे स्टमक में एक होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन भी एक एंजाइम है। ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा, इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। तो जो पेप्सिन है इसने भी कैटालिस्ट की तरह काम किया है, इसने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, इससे इसका बनना फास्ट कर दिया। और आप लोग जानते हैं फिर हमारा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में एक एंजाइम होता है लाइपेज। जो ये लाइपेज होता है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे आएगा ये सारा सिस्टम, टेंशन ना लो। जो फैट है फैट को किस में बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। तो जैसे मैंने टाइलिन वर्ड यूज़ किया, जैसे मैंने पेप्सिन वर्ड यूज़ किया, जैसे मैंने लाइपेज वर्ड यूज़ किया, तो ये सारे क्या है? एंजाइम हैं। और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं? बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। राना जवाब दो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इतना बोलने के बाद सारा का सारा समझ आ गया होगा। ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इससे किसके द्वारा कन्वर्ट होते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं। अगले स्टेप पर चलें। अब आता है जो डाइजेशन प्रोसेस है। डाइजेशन प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं बेटा। भोजन के पाचन में 5 स्टेप बनते हैं, 5 एक तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। पहला स्टेप हम लोग बोलते हैं इंजेशन। नहीं, मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट हमारे शरीर में जितने भी मेंटेनेंस का, नहीं मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। हमारे शरीर में जितने भी मेंटेनेंस का काम होता है, जो भी कोई भी फॉर्मेशन होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। जैसे हार्मोन है ये भी मोस्टली प्रोटीन के ही बने होते हैं। बातचीत नहीं इधर। तिलकदारी पिट के जागा एक दिन, तना पता नहीं जितने लाड कर। बात समझ में आई? और ये तो हमारा बड़ा भोलू सा बच्चा है ना। चलो भाई, तो स्टेप में जैसे बात करें, पहला स्टेप बनता है इंजेशन बेटा। क्या बनता है? इंजेशन। भाई वही बात है, जब तक माउथ के अंदर हम कुछ रखेंगे ही नहीं, पाचन क्या फिर खाक होगा। तो पहले काम क्या होगा? इंजेशन होगा। जो इंजेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं बेटा? अंतःग्रहण। और जो इंजेक्शन होता है ये स्टार्ट होता है माउथ से। अब माउथ और बक्कल कैविटी ये बोथ आर डिफरेंट थिंग। जैसे माउथ की बात करें और बक्कल कैविटी की बात करें तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमारे लिप्स और टीथ होते हैं ना बेटा, जो इनके बीच का पार्ट होता है उसी को माउथ बोलते हैं बस। जो इनसाइड द टीथ जिसमें हमारी ये क्या बोलते हैं टंग है, वो बक्कल कैविटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी कहलाता है वास्तव में। अगर जो हम बात करें जो लिप्स और टीथ के बीच का जो पार्ट होता है वही कहलाता है केवल माउथ। और जो इनसाइड द टीथ
का एक हॉलो जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग बक्कल कैविटी। तो जो इंजेक्शन है ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है। किससे स्टार्ट हो जाता है बेटा? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे एप्पल है, एप्पल को जैसे आपने दांतों से बाइट किया तो वो अपने आप में हो गया इंजेक्शन। अब जैसे ही इंजेक्शन होगा तब स्टार्ट होगा अपना डाइजेशन। आप लोग जानते हैं डाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन, ये भी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, या हम लोग कह सकते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। बक्कल कैविटी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा के नाम से जानते हैं बेटा। तो माउथ बोल दो या बक्कल कैविटी बोल दो, दोनों ही राइट आंसर हैं। दोनों ही क्या है? राइट आंसर हैं। माउथ भी राइट आंसर है, बक्कल कैविटी भी राइट आंसर है। तो यहीं से डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो गया। अब पेपर के अंदर 4 ऑर्गन लिख देगा बेटा डाइजेशन के, और ये कह देगा भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है माउथ से। जब माउथ ऑप्शन में नहीं होगा तो हम कहेंगे बक्कल कैविटी। डाइजेशन के बाद आप लोग जानते हैं फिर होता है अपने आप में एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं जिसको कहा जाता है अवशोषण, जिसको क्या कहा जाता है? अवशोषण। अगर जो हम एब्जॉर्प्शन की बात करें अवशोषण, तो ये स्टार्ट होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। क्या कहा जाता है बेटा? छोटी आंत। और छोटी आंत का कौन सा हिस्सा इसमें हेल्प करता है? इलियम के अंदर होता है, और इलियम में हेल्प करती हैं विलेई। अब विलेई होती हैं एक प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं दीर्घरोम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दीर्घरोम, या जिसको हम लोग बोलते हैं रसांकुर। तो कहने का मतलब हमने खाना खाया, उस खाने का फिर धीरे धीरे पाचन हुआ। अब जब उसका पाचन हुआ तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बने। एक प्रोडक्ट वो बने जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, और एक प्रोडक्ट वो बने जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है उसको हम लोग बोल देते हैं डाइजेस्टेड फूड, और जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग बोल देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होता है मेरे बच्चों, और जो पाचित भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में होता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, पेपर के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये है। यहाँ से बेटा बहुत बार ये रिपीट होता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा। कई बार ऑप्शन में लिखा होता है छोटी आंत, कई बार ऑप्शन में लिखा होता है एलियम, और कई बार लिखा होता है एलियम या छोटी आंत की कौन हेल्प करते हैं? तो विलेई होते हैं। विलेई को बोलते हैं दीर्घरोम, इन्हीं को बोलते हैं रसांकुर। क्योंकि जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत के अंदर इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो पचा हुआ भोजन होता है वो इसके अंदर से ऐसे फ्लो कर रहा होता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनका एक बेनिफिट है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा अवशोषण होगा। अब जैसे कहीं पर पानी गिर गया, अब उस पानी को सोखने के लिए हम कपड़ा जितना ज़्यादा फैलाकर डालेंगे वो उतना ज़्यादा पानी को सोखेगा, और जितना उस पर हम इकट्ठा करके कपड़ा डालेंगे उतना कम उस पानी को सोखता है बेटा। जैसे कपड़े हैं, कपड़े को हम जितना फैलाएंगे धूप में वो इतना जल्दी सूख जाएगा, उसको ऐसे इकट्ठा करके डाल देंगे तो क्या होगा? लेट सूखेगा। तो इनका काम यही है। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। फिर इसके बाद आता है नंबर 4। 4th नंबर को हम बोलते हैं असमिलेशन। असमिलेशन 4th नंबर को हम बोलते हैं असमिलेशन।
असमिलेशन का मतलब होता है संवांगीकरण। असमिलेशन का मतलब होता है संवांगीकरण। जो एसिमिलेशन है इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है संवांगीकरण। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, जैसे पचा हुआ भोजन ब्लड वेसल्स में गया तो फिर इन ब्लड वेसल्स के द्वारा पचे हुए भोजन को सेल और टिश्यू में पहुंचाया जाएगा ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। फिर सेल और टिश्यू उस पचे हुए भोजन का शरीर के इंटरनल फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवांगीकरण। फिर आता है अनडाइजेस्टेड फूड की कहानी। किसके आती है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड की कहानी। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब हम लोग कह सकते हैं अपाचित भोजन। अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने को हम बोलते हैं इजेक्शन, और इजेक्शन या इजेशन के नाम से जानते हैं। और फिर आप लोग कह सकते हैं इसका मतलब हिंदी में होता है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण इसको हम लोग बोलते हैं, यानी अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। हमारा शरीर कौन सा कूड़ेदान थोड़ी है। अब हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देता है। अब हमारे शरीर को यूरिया की आवश्यकता नहीं तो किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं जो पचा हुआ भोजन है उसका तो शरीर यूटिलाइज कर लेता है और अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इजेशन, और ये काम होता है बड़ी आंत के द्वारा। ये काम किसके द्वारा होता है बेटा? बड़ी आंत के द्वारा। ये काम किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। किसके द्वारा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये काम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये काम किया जाता है थ्रू एनस। कौन काम करता है? एनस काम करता है। तो जो भोजन पचने की प्रक्रिया है इसमें कितने स्टेप हैं बेटा? 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। सुनाई भी दे रहा है? दूसरे स्टेप को डाइजेशन, तीसरे स्टेप को एब्जॉर्प्शन, चौथे स्टेप को असमिलेशन, पांचवें स्टेप को इजेशन। इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, भोजन का माउथ में लेना। फिर क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। फिर एब्जॉर्प्शन, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके अंदर? इलियम में। हेल्प कौन करती हैं? विलाई। कैसे हेल्प करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। फिर आता है असमिलेशन। असमिलेशन का मतलब पचे हुए भोजन का सेल और कोशिकाओं में पहुंचना और वहां पर उनका यूटिलाइज होना। फिर आता है इजेशन। इजेशन का मतलब अपाचित भोजन को बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना। किसके थ्रू बेटा? एनस के थ्रू। तो ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में आने वाले स्टेप हैं। टीजीटी साइंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं। टीजीटी साइंस के अंदर या पीआरटी लेवल पर हर ऑप्शन में 4-4 लिखेंगे। ये कह देगा डाइजेशन प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है। तो पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है असमिलेशन और पांचवा स्टेप है इजेशन। फिर साइड बाय साइड ये 4-5 क्वेश्चन बना देता है। भाई इंजेशन कहाँ से? माउथ से। डाइजेशन भी कहाँ से? माउथ से। एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर कौन? इलियम। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विलय। फिर असमिलेशन का मतलब कोशिकाओं के अंदर पचे हुए भोजन का यूटिलाइजेशन। इजेशन का मतलब अपाचित भोजन को बाहर निकालना। ये कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। और किसके द्वारा? एनस के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एनस के द्वारा। इतने पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे? फिर अगर जो हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें,
तो इसको बांट रखा है कितने भागों में? 2 भागों में। 2 पार्ट होते बेटा इसके। एनर्जी बनना तो एक अलग प्रोसेस हो गया ना बेटा। एनर्जी तो रेस्पिरेशन में बनेगी। अभी तो खा पी मौज कर। मैं फूड प्रोडक्ट में तो फिर ग्लूकोज है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे एक्सीडेंटल केस है, चाहे बीमारी इलनेस का केस है, कोई भी है, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर एक काम करता है, ग्लूकोज लगाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की पहली रिक्वायरमेंट एनर्जी है। अब डॉक्टर यूँ भी कह देता भाई 4 रोटी खवा दो इसने, लेकिन उन 4 रोटियों से एनर्जी बनने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए डायरेक्ट ही क्या होता है, ग्लूकोज वेन्स में देते हैं और वो डायरेक्ट ही ब्लड के द्वारा सेल्स में पहुंचता है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी क्रिएशन होती है, जिससे शरीर के इंटरनल पार्ट धीरे 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 अच्छे से काम करते रहते हैं। तो वो तो ग्लूकोज है बेटा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो रेस्पिरेशन में बनेगी। अभी तो खा पी बता रहा हूँ ना, मौज कर। अभी तो जब रेस्पिरेशन आएगा ना, वहाँ पर एनर्जी बनाओगे, दबा गए एटीपी की फॉर्म में बनाओगे, बिल्कुल ठीक है। 3 माइटोकॉन्ड्रिया ने भी चेक करेंगे, 3 एरोबिक रेस्पिरेशन ने भी चेक करेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ने भी चेक करेंगे, ठीक है। चिंता ना कर, घनी कोशिश करेगा तो पोस्टमार्टम में करके दिखा देंगे, ऑटोप्सी जिसको हम बोल सकते हैं। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को 2 हिस्सों में बांट रखा होता बेटा। एक पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, एक पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, और एक पार्ट कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कल भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था इस पर। एक पार्ट कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहा जाता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहा जाता है आहार नाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको कहा जाता है पाचक ग्रंथियां। क्या बोलते हैं बेटा? पाचक ग्रंथियां। यही तो बनते हैं एंजाइम, यहीं से एंजाइम्स क्रिएट होते हैं और ये एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल में आकर मिलते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं वो इसी एलिमेंट्री कैनाल से आगे बढ़ता है बेटा। एक बार जो ये 10th बेस पर जो आईबी का पेपर होता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक 10th बेस पर भी होता है, तो उसके अंदर यहाँ से इसका सीधा सा 4 ऑप्शन में एलिमेंट्री कैनाल लिख रखा। अब 10वीं क्लास का बच्चा, वो क्या पता उसको इसमें यहाँ पर क्या पूछना चाहता है, वो वहाँ पर उसके अंदर स्पेलिंग एरर चेक करवाना चाह रहा था, जबकि वो सेक्शन किसका बनना था? इंग्लिश सेक्शन, लेकिन वो डाल रखा था वहाँ पर। तो कई बार पेपर के अंदर इस तरह के जो इंग्लिश में वर्ड एरर का जो क्वेश्चन आता है, 90% उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं वो साइंस के ही होते हैं, मोस्टली साइंस के होते हैं बेटा। अब जैसे मैं तुम्हें कहूँ यहाँ पर टेम्परेचर, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर लिखोगे तो लगभग 70% की स्पेलिंग एरर बन सकती है। और लेकिन उसी वर्ड को जब पेपर के अंदर देखते हैं ना, इंसान इस धरती का बोलते तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये काम करता मंदबुद्धियों वाले। बेशक बुद्धिमान है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मंदबुद्धियों वाले काम करता है बेटा। तो कहने का मतलब ये है, पेपर में वहाँ पर जब उन चारों में टेम्परेचर लिखा होगा ना, और बेशक उसमें हमें सही पता होगा, फिर भी एक बार तो ये सोचते हैं फंस गए भाई, गलत होगा, और एक बार मन में यूँ हो गया ना गलत होगा, तो गलत हो ही गया। गलत क्या है? हो ही गया। सही होने के चांस रेयरेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सारी बात एक तरफ और कॉन्फिडेंस एक तरफ। बहुत ज़रूरी होता है बेटा पेपर के अंदर। एक बार माइंड में ही आ गया ना, बेशक आपको उसका आंसर पता था, एक बार ही हो गया ना गलत होगा, तो 101% चांस हो जाते हैं गलत होने के। तो इसलिए तो बोलता हूँ बेटा, चाहे ज्ञान कितना भी हो, समझ कितनी भी हो, कभी भी इंसान को अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना चाहिए। बड़ा काम करता है ये पेपर के अंदर। तो एलिमेंट्री कैनाल वही हिस्सा होता है जिससे भोजन आगे बढ़ता है।
तो इसका पार्ट होता है जैसे माउथ से लेकर एनस तक। जो ये माउथ से एनस तक होता है इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन और लास्ट। तो ओरिजिन है माउथ और लास्ट है एनस। फिर इसकी लंबाई होती है 9 मीटर से 10 मीटर। जब दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हों तो 9 मीटर राइट आंसर है। जब दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हों 9 मीटर राइट आंसर है। अदरवाइज इसकी लंबाई होती है बेटा 9 मीटर से 10 मीटर, क्योंकि सबके एलिमेंट्री कैनाल का साइज एक जैसा नहीं होता। साइंस के अंदर बोलते हैं ना एक्यूरेसी, मैं ये बोलता हूँ साइंस हमेशा एवरेज पर काम करती है और बॉडी के लिए तो खासकर। अब हम जितने भी क्लास में है ना, हम बोलते हैं भाई आइडल ब्लड प्रेशर कितना 120/80, लेकिन रेयरेस्ट क्लास में ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे हम लोग होंगे जिनका आइडल 120/80 मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। तो साइंस के अंदर आइडियोलॉजी की कोई कहानी नहीं है। साइंस काम करती है प्रैक्टिकल पर, और प्रैक्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है हर समय रिजल्ट में फ्लैक्चुएशन आता है। आपने 11th 12th में प्रैक्टिकल भी किए होंगे। हर बार एक ही एक्सपेरिमेंट को आप जितनी बार भी प्रैक्टिकल करोगे ना कुछ रिजल्ट में क्या होगा, जरूर थोड़ा बहुत अप डाउन मिलता है। तो साइंस हमेशा एवरेज पर ही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं 9 मीटर 10 मीटर, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, हार्डली इस पर आप लोग फिक्स नहीं हो सकते, ये अप डाउन होता है। लेकिन एवरेज कहा जाता है भाई कितना, 9 मीटर से 10 मीटर। फिर जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मुख गुहा। बक्कल कैविटी जिसको कहा जाता है मुख गुहा। और जो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है इसका नाम है सलेवरी ग्लैंड, यानी कि इनसे लार क्रिएट होती है, लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। फिर यहाँ पर जो दूसरा स्टेप आता है, एक आता है फिर स्टमक। स्टमक जिसको हम लोग बोलते हैं पेट, अमाशय, और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं गास्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गास्ट्रिक ग्लैंड भी बेटा गास्ट्रिक जूस को क्रिएट करती है, और जिसको हिंदी में जठर ग्रंथियां बोल देते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, एंजाइम्स क्रिएट करती है, और ये सारे एंजाइम इधर आने हैं। फिर आता है अपने आप पर तीसरे नंबर पर लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड और सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है इंटरनल। बाह्य ऑर्गन तो स्किन है, बाह्य ऑर्गन तो सबसे बड़ा क्या बेटा, स्किन है, जो पूरी बॉडी को कवर करता है। लेकिन इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, और सबसे हैवी ऑर्गन भी कौन सा है, लीवर। जो लीवर है ये भी हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड की तरह काम करती है, जिससे क्रिएट होता है बाइल जूस। क्या क्रिएट होता है, बाइल जूस। तो ये भोजन के पाचन में जैसे हेल्प करता है। फिर एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं बेटा, पैंक्रियाज, अग्नाशय। ये भी हमारे शरीर की एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिससे निकलता है अग्नाशयी रस, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। और एक कहलाती है फिर हमारी आंतों में पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, यानी ब्रूनर्स ग्रंथि, और जिससे क्रिएट होता है इंटेस्टेनियल जूस, जिसको हम आत्तरस बोलते हैं, इंटेस्टेनियल जूस। इंस्टेंटेनियल जूस क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है आत्तरस। तो ये कुछ मुख्य कहलाती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिनसे निकलेंगे एंजाइम, और ये एंजाइम कहाँ पहुँचेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से क्या फ्लो करता है, जो हमारे द्वारा खाया पिया गया भोजन है। तो ये अपने पाचन तंत्र के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा होता है मेरे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एक जो ये बैठे रहते हैं ना अपनी जीप पे,
पतंगा सा धरे चुपचाप दबाए बैठे रहना गलत बात है। जवाब देना क्या है, जरूरी बनता है। बात सुन में बेटा। तो एक कौन सा पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू एनस, कितनी लंबाई, 9 मीटर से 10 मीटर। दूसरा पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक कहाँ मिलती है, बक्कल कैविटी में, जिसका नाम क्या है, सलेवरी ग्लैंड, जिससे क्या क्रिएट होती है, सलाइवा। फिर एक कहाँ मिलती है, स्टमक में, जिसका नाम क्या है, गास्ट्रिक ग्लैंड। क्या बेटा, गास्ट्रिक ग्लैंड। जो ये गास्ट्रिक ग्लैंड है, आप लोग जानते हैं जठर ग्रंथि, इससे क्या क्रिएट होता है, गास्ट्रिक जूस। फिर एक कौन सी ग्लैंड है, लीवर, उससे क्या क्रिएट होता है, बाइल जूस। लीवर हमारे शरीर की आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे हैवी ऑर्गन है हमारे शरीर का, 1.5-2 किलो वेट का होता है। फिर दूसरा आता है पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, जिससे क्रिएट होता है पैंक्रियाटिक जूस। और एक पाई जाती है छोटी आंत में, ब्रूनर्स ग्लैंड, जिनसे क्रिएट होता है इंटेस्टाइनल जूस, और जिसको हम लोग बोलते हैं आंतर रस। क्या बोलते हैं बेटा, आंतर रस। इतने पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे? अगला क्वेश्चन यहां बनाते हैं बेटा, जैसे हम लोग माउथ की बात करें, कई बार पता है क्या करता है, एक क्यों है ना भाई, पैंक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। क्वेश्चन ये बनता है, पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, इससे डाइजेस्टिव एंजाइम भी क्रिएट होते हैं, हार्मोन भी क्रिएट होते हैं। जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो लैंगरहैंस आइलेट्स वाला पार्ट होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। ये एक अलग है पैंक्रियाटिक जूस, और हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगोन अलग है। बोथ आर डिफरेंट, दिन रात का अंतर है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बात समझ में आई, दिन रात का अंतर होता बेटा, दोनों एक चीज़ नहीं। आगे आएगा, इतना उतावला मत हो, इतना उतावला होगा तो ठोकर लगेगी, और ठोकर लगेगी तो ज़माना बड़ा खूंखार है, कोई नहीं संभालने वाला। क्या बेटा, कोई नहीं संभालने वाला। एक कहावत सुनी ना, टीचर के आगे गधे के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए, दोनों ही खूंखार स्थिति होती है ना। टीचर की 3 चीज़ें बड़ा फास्ट काम करती रहती हैं, एक जबान, एक हाथ और एक पैर। सही में बेटा, ये तुम तो नए जमाने के नए युग के युवा हो ना। जब हमारे टीचर थे ना, जो उनकी लात भी चला करते, उनके हाथ भी चला करते और जबान भी चला करते। बात सुने, शरीर की भी सुताई होया करे थी और दिमाग की भी सुताई होया करे थी। सुताई का मतलब समझता होगा ना, एक बिल्कुल एकदम सेट कर देना। तो एक डंडा जैसे ही पड़ता था ना, सारा शरीर में सीधा हो जाया करे था, है ना। और कमर में जब कोहनी पड़ा करती ना, सारा शरीर यूं हो जाया करे था। और इसकी आवश्यकता है, जो तुम ये रास्ता भटके हुए हो ना, बात समझ में आई, तो इसके बगैर ऐसा गुजारा नहीं है। तो माउथ से एनस तक की कहानी होती है। तो माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी, पहला ऑर्गन माउथ, माउथ के बाद फिर आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फिर आता है इसके अंदर फेरेंक्स। फेरेंक्स इज द कॉमन पार्ट फॉर फूड एंड एयर पाथवे, कॉमन पार्ट है बेटा। फेरेंक्स के बाद फिर आता है ईसोफागस। क्या आता है? ईसोफागस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। इसके बाद फिर आता है मेरे बच्चों स्टमक। क्या आता है? स्टमक। इसके बाद फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है ड्यूडेनम और एक कहलाता है ज्यूजेनम और एक कहलाता है इलियम। एक क्या कहलाता है? इलियम। 3 पार्ट होते हैं। एक क्या कहलाता है? इलियम। और फिर आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, बड़ी आंत।
लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और फिर तीसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, और फिर इसके बाद अगला पार्ट आता है जिसको बोलते हैं रेक्टम, और इसके बाद फिर लास्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो अपनी बड़ी आंत होती है क्वेश्चन मार्क के आकार की होती है, जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बेटा असेंडिंग कोलन, जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, फिर जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रेक्टम, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एनस। तो कई बार पेपर में पता है क्या करता है मेरे बच्चों, यहाँ पर भी 4 ऑर्गन लिखे होंगे, यहाँ पर भी 4 ऑर्गन लिखे होंगे, कह देगा पाचन तंत्र के अंगों का सही सीक्वेंस कौन सा है। तो माउथ टू एनस है, पहले आएगा माउथ, फिर आएगी बक्कल कैविटी, फिर आएगा फेरेंक्स, फिर आएगा इसोफागस, फिर आएगा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले आएगा ड्यूडेनम, फिर आएगा जुजेनम, फिर आएगा एलियम, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पहले आएगा असेंडिंग कोलन, फिर आएगा ट्रांसवर्स कोलन, फिर आएगा डिसेंडिंग कोलन, और फिर आएगा रेक्टम, और फिर आएगा एनस। क्लियर बेटा? कल पढ़ेंगे कौन से ऑर्गन में कौन सा मैकेनिज्म होता है। आज के लिए इतना ही। कल सबके पास बुक होनी चाहिए बेटा।